Hello students, welcome back. This is our lecture number 24 of class 12th Computer Science chapter 1, that is C++ revision tour. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉल बाय वैल्यू मेथड देखा था कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है. आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड. नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्या था आपका, कॉल बाय रेफरेंस. ठीक है. अभी कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस मेथड में क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल है, देखिए कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते थे, वैल्यू को पास करते थे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस को पास करते हैं. रेफरेंस एक तरह से हम बोल सकते हैं उसके एड्रेस को पास करते हैं. तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस टू द ओरिजिनल वेरिएबल इज पास्ड. ठीक है. उसका रेफरेंस to the original variable is passed. ठीक है. आपका क्या होता है, रेफरेंस यहाँ पे क्या होता है, पास किया जाता है. ठीक है. लेकिन कॉल बाय वैल्यू में आपका क्या था, एड्रेस को पास किया जाता था. नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कॉल बाय रेफरेंस मेथड में, कि एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर, अगर हम कोई चेंज करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में, एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर विल रिफ्लेक्ट बैक टू द एक्चुअल पैरामीटर. देखिए आपको कॉल बाय वैल्यू मेथड में हम क्या बताए थे कि आपका अगर कोई भी चेंज करते हो आपके इसमें फॉर्मल पैरामीटर में, तो एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं होता है. लेकिन इसमें क्या है, एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर विल रिफ्लेक्ट बैक टू द एक्चुअल पैरामीटर. ठीक है. इस चीज को ध्यान रखिएगा. क्या आपको ध्यान रखना है, कोई भी चेंज अगर हम कर रहे हैं किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में, तो आपका एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज हो रहा है, इसलिए लिख रहा है विल रिफ्लेक्ट बैक. ध्यान रखिएगा डिफरेंस दोनों में. दूसरा क्या है, यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग रेफरेंस को पास करते हैं. रेफरेंस ऑपरेटर आपका होता है ये %% का साइन, ये जो एंड साइन है वो आपका कौन सा ऑपरेटर रहता है, आपका रेफरेंस ऑपरेटर. हम लोग इसका रेफरेंस के लिए इसको यूज करते हैं. ठीक है. रेफरेंस बेसिकली हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट नेम, अगर हम रेफरेंस की बात करें तो एक ही चीज का दूसरा नाम को हम क्या बोल सकते हैं कि वो रेफरेंस है आपका. या फिर हम बोल सकते हैं रेफरेंस इज एन एलियास ऑफ अ प्री डिफाइंड वेरिएबल. रेफरेंस क्या है, इट इज एन एलियास ऑफ ए प्री डिफाइंड वेरिएबल. ठीक है. इट इज एन एलियास ऑफ प्री डिफाइंड वेरिएबल. ठीक है. और हम आपको क्या बताए, क्या होता है इसका मतलब, दूसरा नाम. अगर मान लीजिए आपका नाम बहुत बड़ा है, हम आपको एक शॉर्टकट नाम रख दिए कोई, तो हम आपको उसी नाम से बुलाएंगे तो आप आ जाओगे. आपको पता है कि आपका दूसरा नाम क्या है. तो सेम हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस क्या होता है, इज एन एलियास ऑफ अ प्री डिफाइंड वेरिएबल. जो वेरिएबल डिफाइन कर चुके हैं उसका एलियास होता है. ठीक है. मतलब कि डिफरेंट नेम हम बोल सकते हैं. उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपका रेफरेंस बोल रहे हैं. ठीक है. जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हम यहाँ पे कोई वेरिएबल लिए, मान लीजिए हम ऐसे लिखे इंट ए, और ए का वैल्यू हम लिए यहाँ पे 2. ठीक है. और एक और हम वेरिएबल लेते हैं इंट बी इज इक्वल टू ए, अगर हम मान लीजिए ऐसे करते हैं. और यहाँ पे हम बी के आगे यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करते हैं. तो ए का वैल्यू क्या है, 2. तो इसका मतलब ये जो ए जो काम करेगा वो बी का भी काम होगा. मतलब बी में भी क्या आपका 2, मतलब ये इसका क्या हो गया, रेफरेंस हो गया. मतलब
हम चाहे प्रोग्राम में ए यूज करें या फिर हम इसको यूज करें, दोनों काम एक ही करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस। मतलब एलियास का मतलब ही होता है आपका शॉर्टकट या फिर अल्टरनेटिव नेम। इसी का मतलब ही होता है शॉर्टकट और अल्टरनेटिव नेम हम बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव नेम। एलियास का मतलब ही वही होता है। ठीक है, अब वो किसी का भी हो सकता है, चाहे वो हमारा कोई फाइल हो या फिर कोई कमांड हो, उसका शॉर्टकट हो गया या फिर उसका अल्टरनेटिव नेम हम रख रहे हैं, तो उसी को हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम एलियास वर्ड का यूज करते हैं, हम उसका एलियास कर रहे हैं। ठीक है, और रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, ये एम्परसेंड जो आपका साइन है, इससे हम रेफरेंस वेरिएबल को बताते हैं। ठीक है, ये आपका एड्रेस बताता है दूसरे वेरिएबल को। ये समझ लीजिए ना कि हम वैल्यू नहीं भेज के हम क्या कर रहे हैं, उसका रेफरेंस भेज रहे हैं, मतलब कि एड्रेस को भेज रहे हैं। तो कोई भी चेंज अगर हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम में कि अगर हम कोई भी चेंज फॉर्मल में करें, वो हमारे एक्चुअल में भी दिखे, तो उस जगह पे हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में अगर हम चाहते हैं कि एक जगह चेंज हो दूसरी जगह पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, कॉल बाय वैल्यू मेथड का। तो ध्यान रखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोग्राम में आपको क्या बनाना है, क्या करना है। आपको अगर चेंज करना होगा दोनों जगह पे, तो आप उस जगह पे यूज कर लोगे कौन सा, कॉल बाय रेफरेंस मेथड का। और अगर आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आप चाहते हैं कि आपका फॉर्मल में चेंजेस हो, एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़े, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज करोगे। यही है दोनों में। तो एक चलिए एग्जांपल देखते हैं, कॉल बाय रेफरेंस का छोटा सा एग्जांपल। अब समझ में आ गया कॉल बाय रेफरेंस क्या है, रेफरेंस किसको बोलते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सा, तो हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस। हैश इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पे हम क्या करें, मान लीजिए ऐसा हम कुछ लिख रहे हैं, वॉइड डेटा, आप रेफरेंस का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो हम एम्परसेंड और यहाँ पे सेमीकोलन, ये क्या हो गया आपके फंक्शन का प्रोटोटाइप। ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, हम आपको बताए थे कि फंक्शन का कोई बॉडी नहीं होता है, इट इज एग्जैक्टली लाइक फंक्शन डेफिनेशन, बट द डिफरेंस इज दैट इट इज टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, हम ये एम्परसेंड साइन का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाए, यहाँ पे हम लिखे, ठीक है, इंट एम्परसेंड, उसके बाद वॉइड मेन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे 2। ठीक है, ये डेटा नाम का हमारा क्या बना है, ये डेटा नाम का हम एक फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए, इंट ए इज इक्वल टू 2 लिए। सी आउट मान लीजिए हम करा देते हैं ए को, सी आउट ए, डेटा फंक्शन जो है उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। मेन के अंदर आपको क्या होता है, कॉलिंग होता है फंक्शन का। हम आपको पहले ही बताते हैं, आप ऊपर मेन बनाइए बाद में फंक्शन बनाइए, या फंक्शन बनाइए बाद में, आप ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए मेन फंक्शन आपका पहले बनाया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन का आपका कॉलिंग हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन का कॉलिंग हो रहा है। फिर सी आउट ए,
उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं गेट सी एच और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद हम बना रहे फंक्शन वॉइड डेटा, डेटा नाम का फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस एम्परसेंड साइन का यूज करें और यहाँ पे एस, एड्रेस ऑफ एस, ये क्या है आपका यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर है, ये फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक है, उसके बाद अब क्या हो रहा है, यहाँ पे s इज इक्वल टू हम कर रहे हैं s प्लस 6 और यहाँ पे हम सी आउट s को कर रहे हैं और ये ब्रैकेट आपका क्लोज। अब देखिए क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा आपका। सबसे पहले मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, तो मेन फंक्शन जो है आपका यहाँ आपका मेन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, ये आपका क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है ना, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर। इसमें क्या होता है, वैल्यू आपका कॉपी होता है कहाँ से, एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू किस में कॉपी होता है, फॉर्मल पैरामीटर में। तो देखिए ए का वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब आउटपुट अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा आपका यहाँ पे सी आउट ए का वैल्यू क्या है 2 को प्रिंट कर दिया। अभी फंक्शन डेटा को कॉल किया, ए में क्या क्या 2, मतलब ये कॉल किया कहाँ, आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस लाइन पे आएगा। इसका मतलब ये ए का जो वैल्यू है वो किस में कॉपी हो, आपका कॉपी होके यहाँ पे आ गया। एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी किस में हुआ, आपका फॉर्मल पैरामीटर में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए का जो वैल्यू है वो एस का भी वैल्यू हो गया, मतलब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है आपका 2, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू एस प्लस 6, एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू है 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8। सी आउट एस को करेंगे तो ये क्या आपका प्रिंट कर देगा, 8 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए, अब देखिए इसमें हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी चेंज अगर आपका किस में होगा, फॉर्मल में होगा, तो आपका एक्चुअल पे भी आपका असर पड़ेगा। अब क्या हो गया आपका, s का वैल्यू क्या हो गया 8, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर नेक्स्ट टाइम फिर से अगर हम ये करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से अगर हम सी आउट करेंगे तो a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको, इसका हम क्या कर दिए, एलियास कर दिए, मतलब इसका हम एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर दिए, है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, ये आपका कॉल बाय रेफरेंस। तो एनी चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर विल रिफ्लेक्ट बैक टू द एक्चुअल पैरामीटर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका क्या हो गया 8 हो गया, अब इस s का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, है ना। तो कोई भी चेंज अगर हम इसमें कर रहे हैं तो इसमें वो रिफ्लेक्ट बैक आपका हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि आपका इस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग देखते हैं। स्कोप रूल। स्कोप रूल, अब ये स्कोप रूल्स क्या है इसको हम लोग देखते हैं। कोई भी प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम में जो हम लोग कोड लिखते हैं उसमें हम लोग वो सकते हैं, हम लोग जो वेरिएबल्स बनाते हैं, तो वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, 2 तरीका का होता है। एक आपका होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा आपका होता है ग्लोबल वेरिएबल।
ठीक है, मतलब कि जो डेटा है उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये स्कोप रूल हमको बताता है। एक हमारा होता है लोकल वेरिएबल और एक हमारा होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल हम किसको बोलेंगे, लोकल और ग्लोबल। तो यही समझ लीजिए कि जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हम मान लीजिए फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल्स को हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि कहाँ से कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं या कौन से वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर यूज कर रहे हैं, तो वही हमारा स्कोप रूल बता रहा है। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताया कि उसके लिए हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक लोकल वेरिएबल होते हैं और एक हमारा क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो हमारे क्या हो गए, जिसको हम फंक्शन के अंदर मान लीजिए इस वेरिएबल को बनाए तो हम उसको विद इन द फंक्शन ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, उस टाइप के वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल आपका क्या हो गया कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में, आप उसको फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब उस प्रोग्राम में आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो आप उस जगह पे आप ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हो। तो लोकल वेरिएबल क्या हो गया, दीज आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शन। ये क्या हो गया, दीज आर एक्सेसिबल, these are accessible only inside the function, only inside the function। कौन सा आपका जो लोकल वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन में दिखेगा जहां पे वो डिक्लेयर किया गया है। तो these are accessible only inside the function in which they are declared, in which they are declared। ठीक है, उसी फंक्शन के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं जिस फंक्शन के अंदर हम उसको डिक्लेयर किए हैं। और ग्लोबल वेरिएबल हम आपको क्या बताए कि दीज आर एक्सेसिबल इनसाइड एनी फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम, दीज आर एक्सेसिबल these are accessible inside any function, inside any function of the program, of the program। ठीक है, इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर पूरे प्रोग्राम में, और इसको हम लोग लोकल है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं जिस फंक्शन के अंदर को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसलिए एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, और एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन या प्रोग्राम मतलब कहीं पे भी, दीज आर एक्सेसिबल इनसाइड एनी फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ये आपका क्या कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। ध्यान रखिएगा लोकल एंड ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम ऐसा कुछ लिखते हैं int a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट है। अब उसके बाद void में देखिए हम लोग पहले ऐसे कभी नहीं लिखे हैं, है ना, मेन के बाहर कभी लिखे थे क्या, नहीं लिखे थे। यहाँ देखिए मेन के बाहर हम लोग लिखे हैं, तो ये जो है आपका ये कौन सा है ग्लोबल वेरिएबल है, आपका क्या है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, void में हम ऐसा कुछ लिखे int b इज इक्वल टू मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखे 6। ठीक है, int b इज इक्वल टू 6, तो ये आपका क्या हो गया लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया लोकल वेरिएबल। हम लिखते हैं सी आउट a और b, गेट ch
और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ देखिए ये जो ए है, इस ए को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आपका थ्रू आउट दी प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे आउटपुट अगर हम बात करें तो आउटपुट आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू क्या है 6 और ए का वैल्यू क्या है 4, तो मतलब कि यहाँ पे 4 प्रिंट करेगा और क्या प्रिंट करेगा 6 को प्रिंट करेगा। ठीक है, 4 भी प्रिंट किया। देखिए ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, आप इसको कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हम बोलते हैं कि मान लीजिए हम कोई और यहाँ पे बनाए फंक्शन या कुछ, और उस जगह पे हम बी का वैल्यू को अगर हम चाहेंगे एक्सेस करना, तो हम उसको एक्सेस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है वो लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ है, और ग्लोबल वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका मेन के बाहर है, मेन फंक्शन के बाहर है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रोग्राम के अंदर यूज किए हैं। लेकिन अगर हम इसको मान लीजिए हम यहाँ पे और कोई फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे हम अगर बी को प्रिंट कराएंगे, तो वो प्रिंट बी का वैल्यू एक्सेस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है, बी लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो यही हमारा स्कोप रूल कहता है। स्कोप रूल क्या कह रहा है? तो स्कोप रूल यही कह रहा है कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जब हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल्स को हम कहाँ पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वही हमारा स्कोप रूल बताता है। उसी के लिए हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स इज एक्सेसिबल इनसाइड एनी फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। आप कोई भी फंक्शन, आप एक फंक्शन बनाए या प्रोग्राम में 10 फंक्शन बनाए, आप ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर 5 फंक्शन आप एक प्रोग्राम में बनाए हो और उसमें ए का वैल्यू को आप ग्लोबल बना दिए हो, तो आप उस एक को पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कहीं पे भी यूज कर सकोगे। लेकिन अब यहाँ पे जैसे बी है, इसको हम अंदर लिखे फंक्शन के अंदर, तो ये क्या हो गया, आपका लोकल हो गया। तो आप पूरे प्रोग्राम में अगर आपके पास, अभी आपको बताइए 5 फंक्शन बनाए हो, तो उस फंक्शन के अंदर अगर आप इस बी को एक्सेस करना चाहो तो उस कंडीशन में आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यही हमारा स्कोप रूल कहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्कोप रूल हम लोग किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर 1 था वो फिनिश हो गया है, फाइनली आपका कंप्लीट हो गया, जो हमारा रिवीजन टूर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने जितना भी 11th क्लास में जो हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था, वो C++ का बेसिक्स इसमें हम लोगों ने देख लिया। अब आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें प्रोग्राम्स और आएंगे, तो ये बेसिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको आगे के जो चैप्टर्स में जो प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे, जो टॉपिक्स देखेंगे, तो ये आप पढ़ लेंगे अच्छा से, तो आपको वहाँ पे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट के वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक को देखेंगे। तो इतना ही रहते हैं। थैंक यू।